ओके स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज को। चैप्टर कंप्लीट हो गया था। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था डॉपलर्स इफेक्ट। और डॉपलर्स इफेक्ट में ये सीखा था कि हम कैसे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है और सोर्स भी मूव कर रहा है इन टू द ईच अदर और इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों ही केसेस में हम अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द सोर्स। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज को। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, फॉर्मूलाज हमें आते हैं, तो बस इसको कंप्लीट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। दैट इज ए स्ट्रिंग ऑफ मास 2.5 किलोग्राम इज अंडर ए टेंशन ऑफ 200 न्यूटन। द लेंथ ऑफ द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज 20 मीटर एंड ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ जो आपके सामने विजिबल है। दिस वन, दिस क्वेश्चन। एक स्ट्रिंग जो है वो 2.50 किलोग्राम की है और 200 न्यूटन की टेंशन में है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज 20 मीटर इफ द ट्रांसवर्स जर्क इज स्ट्रक एट द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ये कह रहा है कि अगर उस स्ट्रिंग को खींच करके प्लग करके रिलीज कर दिया जाता है तो उसमें एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। तो वो डिस्टरबेंस एक एंड से दूसरे एंड तक कितने डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा। अब सबसे पहली बात, क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक स्ट्रिंग दे रखी है जो दोनों एंड से फिक्स होगी और कितनी टेंशन क्रिएट कर रखी है इसमें 200 न्यूटन की टेंशन क्रिएट कर रखी है। इसके अलावा इसकी लेंथ आपको बता रखी है, इसकी लेंथ है 20 मीटर, 20 मीटर की ये स्ट्रिंग है। तो जो क्वेश्चन में क्वांटिटीज गिवन है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। टेंशन गिवन है 200 न्यूटन, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन विच इज 20 मीटर एंड मास ऑफ द स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग का मास बता रखा है। ये कितना दे रखा है, 2.5 किलोग्राम। 2.50 को 2.5 किलोग्राम लिख देते हैं हम लोग। सो दिस इज द मास। तो ये तीन चीजें आपको इस क्वेश्चन में गिवन है और ये बताया जा रहा है कि जब इस स्ट्रिंग को एक तरफ से प्लग करके रिलीज किया जाता है तो इसमें एक वेव प्रोड्यूस होती है, वो होगी ट्रांसवर्स वेव। तो इस तरह की वेव इसमें प्रोड्यूस होगी जो आगे जाकर के रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक वेव चलेगी। तो दो अपोजिट डायरेक्शन में जब वेव चलेंगी तो उससे क्या क्रिएट होगी, उससे एक स्टेशनरी वेव क्रिएट होगी। तो एक वेव राइट डायरेक्शन में जाएगी, दूसरी रिफ्लेक्टेड वेव अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है। तो ये दोनों वेव जब सुपर इम्पोज करेंगी तो एक स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी। उस स्टैंडिंग वेव से क्या होगा, फिर आसपास के मीडियम में साउंड वेव्स प्रोड्यूस होगी। ये हमने डिस्कस किया था कि कैसे साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, एक स्ट्रिंग के थ्रू, स्टेशनरी वेव्स के थ्रू। ओके, तो ये सब क्वांटिटीज आपको गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो वेव इसमें ट्रेवल करेगी वो कितनी स्पीड से ट्रेवल करेगी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने बनाया था। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ ओवर रूट, ये रहा। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें तो मास पर यूनिट लेंथ आ रहा है और क्वेश्चन में दे रखा है 2.5 किलोग्राम। ये तो पूरी स्ट्रिंग का मास बता रखा है और लेंथ है 20 मीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले स्मॉल m को फाइंड करते हैं कि एक यूनिट लेंथ में इसका कितना मास होगा। इस डायग्राम को इरेज करते हैं और यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ये होगी इसमें दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड मास पर यूनिट लेंथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या फाइंड करेंगे, मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा m अपॉन l। m इज द मास ऑफ द स्ट्रिंग एंड l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो मास कितना है 2.5 किलोग्राम और लेंथ कितनी है, लेंथ दे रखी है 20 मीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंट को हटा देते हैं। पॉइंट हटा देंगे तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 0 और आ जाएगा। तो 25 अपॉन 200 हो जाएगा। दिस इज 25 अपॉन 200, कैंसिल हो सकता है ये। 25 8 जा 200, सो दिस विल बी 1 अपॉन 8। तो मास पर यूनिट लेंथ आ रही है 1 अपॉन 8। 1 अपॉन 8 को आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.125 किलोग्राम पर मीटर। सो दिस इज द मास पर यूनिट लेंथ। ये हमने इसमें फाइंड कर लिया मास पर यूनिट लेंथ। अब हम इसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, दिस फॉर्मूला, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एम। वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा v इज इक्वल टू अंडर रूट टी। टी क्या है, टेंशन। टेंशन आपको गिवन है 200 न्यूटन और मास पर यूनिट लेंथ है 0.125 किलोग्राम पर मीटर। तो सब कुछ ऐसा यूनिट में चल रहा है, आंसर भी ऐसा यूनिट में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं।
कैंसिल करने का एक मेथड है हमारे पास। मेथड ये है कि हम इस पॉइंट को हटा देते हैं, यहां से जैसे ही पॉइंट को हटाएंगे तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1000, 1000 मल्टीप्लाई में आया तो मतलब 3 जीरो और ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी, ये हो गया 1 2 3 4 5, सो दिस इज 2 लाख डिवाइड बाय 125। अब ये जो 2 लाख है या 20 है या 2000 है या 200 है, ये 25 के टेबल में आता है। 25 के टेबल में आता है और कैसे कैंसिल होता है मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। अगर 25 8 टाइम्स करता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी 8000। और अगर इसको 25 से कैंसिल करता हूँ तो ये आ जाएगा 5। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी v इज इक्वल टू 8000 अपॉन 5। 8000 अपॉन 5 ये एग्जैक्टली कैंसिल होता है और 1600 आता है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 1600। अंडर रूट 1600 को आप सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी 40 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, क्लियर है सबको कैसे सॉल्व? बहुत इजी क्वेश्चन है, सब कुछ आपको इसमें गिवन ही है, बस आपको फॉर्मूला लगा के वैल्यू तो पुट करनी है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको मैकेनिक्स का यूज करना पड़ेगा, जिसमें आपने न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े हैं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको इसका डायग्राम समझाता हूँ सेकंड क्वेश्चन का। इसको इरेज कर लें, फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया सबको कैसे सॉल्व होगा? ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का पहले डायग्राम बनाते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक स्टोन को गिराया जा रहा है टॉप ऑफ द टावर से, और जहां पर उसको रिलीज किया जा रहा है उस जगह पर नीचे है पॉन्ड, एक लेक है, एक तालाब है, और वहां पर जब वो जाकर के टकराएगा, स्ट्राइक करेगा तो वाटर स्प्लैश होगा। वाटर स्प्लैश होगा और वाटर के स्प्लैश होने की साउंड वापस हम तक आएगी। तो उस साउंड के आने में कितना टाइम लगेगा? तो डायग्राम को देखिए, डायग्राम हम इस तरफ बनाते हैं इसका। यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट बंद है, और यहाँ पर ये बिल्डिंग आ गई, और बिल्डिंग के टॉप से एक स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं, तो इस स्टोन को यहाँ से ड्रॉप करेंगे। तो ये तो फ्री फॉल का केस हो गया। अगर ये फ्री फॉल का केस हो गया तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, क्योंकि ये तो किस में था, ये तो रेस्ट में था। और ये जो टावर है इसकी हाइट आपको दे रखी है 300 मीटर। दिस टावर इज ऑफ हाइट 300 मीटर, ये 300 मीटर का है। ओके, हाइट आपको गिवन है, और ये जा करके नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा, और यहाँ पर है वाटर, तो ये वाटर को जा करके टकराएगा, और टकराने पर स्प्लैश प्रोड्यूस होगी, एक साउंड प्रोड्यूस होगी। और वो जो साउंड है यहाँ पर जब ये जा करके स्ट्राइक करेगा इस पोजीशन पे, तो यहाँ से एक साउंड वेव प्रोड्यूस होगी। वो साउंड वेव इस ऑब्जर्वर के पास आएगी, जहां से क्या गिराया जा रहा है, जहां से ये स्टोन गिराया जा रहा है। तो ये ऑब्जर्वर कितनी दूर है सोर्स से? 300 मीटर के डिस्टेंस पे है ऑब्जर्वर। अच्छा, अब इसमें आपको टाइम बताना है, कितने टाइम बाद ये स्प्लैश आपको सुनेगा। सबसे पहली बात, आपको इसमें दो टाइम कैलकुलेट करने पड़ेंगे। पहला टाइम तो वो होगा जो एक्सीलरेशन के इफेक्ट में मोशन होगा और इस पार्टिकल का। ये जो स्टोन है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और इसको नीचे आने में कुछ समय लगेगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इसको नीचे आने में 10 सेकंड का टाइम लगता है, तो ये 10 सेकंड बाद जाकर के स्ट्राइक करेगा, तो एक तो 10 सेकंड का टाइम लगा इसको नीचे आकर के टकराने में, तो 10 सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में ये साउंड अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, और साउंड जब ट्रेवल करती है तो कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है? 340 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करती है एयर में। तो 340 मीटर पर सेकंड से जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो मान लेते हैं कि 1 सेकंड फिर ऊपर जाने में लगेगा। तो टोटल टाइम कैसे निकालोगे? टोटल टाइम आएगा 11 सेकंड। तो 11 सेकंड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? 11 सेकंड कैलकुलेट करने का तरीका ये होगा कि पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि स्टोन नीचे आने में कितना टाइम लेगा, फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि साउंड जब प्रोड्यूस होगी तब उसको टॉप ऑफ द टावर तक जाने में कितना टाइम लगेगा। और साउंड जब ट्रेवल करेगी तो वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की इफेक्ट में ट्रेवल नहीं करेगी, वो तो जस्ट मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस आगे बढ़ता जाएगा। तो उसमें तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, उससे कैलकुलेशन हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये फाइंड करते हैं कि स्टोन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने में कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as।
सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं जो जो गिवन है। फाइनल वेलोसिटी, अच्छा सेकंड इक्वेशन यूज कर रहे हैं, दिस इज द थर्ड इक्वेशन नॉट सेकंड। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s डिस्प्लेसमेंट, जब इस स्टोन को रिलीज किया जाएगा तो ये कितना नीचे आएगा, तो आंसर है 300 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इज 300। इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम हमें पता नहीं है t, एंड हाफ इंटू ए एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा देखिए, ये गिवन है क्वेश्चन में 9.8, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, जिसको मैंने हाईलाइट किया, देखो ध्यान से। ओके अब इसके बाद में यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 9.8 इंटू टी स्क्वेयर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर रह जाएगा 300, ये 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, इसको लिखने का मतलब नहीं है, ये हो जाएगा हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वेयर। तो ये 9.8 इससे कैंसिल हो सकता है हाफ से, तो इसको जब आप कैंसिल करोगे सो दिस विल बी 4.9, ये आ जाएगा 4.9। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4.9 मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, सो दिस विल बी डिवाइड बाय 4.9। पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटा दोगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 300 अपॉन 49। अब ये तो कैंसिल होते नहीं है, 300 7 के टेबल में नहीं आता, 49 7 के टेबल में आता है। एनीवेज हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करके हम एक सॉल्यूशन निकालेंगे, वो सॉल्यूशन आएगा 61.22। ये तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, लेकिन हमें तो टी पता करना था कि कितना टाइम लगेगा इसको नीचे आने में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कैलकुलेटिंग टाइम टेकन टू रीच द स्टोन या स्ट्राइक द वाटर, टाइम टेकन टू रीच द स्टोन एट वाटर सरफेस, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा अब टी निकालना है तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स, देन दिस विल बी अंडर रूट 61.22। अब इसका डिवाइड मेथड से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी 7.82, दिस विल बी 7.82 सेकेंड्स। तो स्टोन को सरफेस को टकराने में 7.82 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। अब जैसे ये टकराएगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड वेव प्रोड्यूस होगी। ये साउंड वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, ये अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, और कितनी स्पीड से ट्रेवल करेगी ये क्वेश्चन में गिवन है, ये लिखा हुआ 340 मीटर पर सेकेंड। तो 340 मीटर पर सेकेंड से ये साउंड क्या करने वाली है, ट्रेवल करने वाली है, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके जा रही है इसको, 300 मीटर। सो नाउ वी विल कैलकुलेट टाइम टेकन टू रीच साउंड टू लिसनर, साउंड के लिसनर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ये टाइम को हम लोग टी डैश से लिख देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 300, वेलोसिटी है 340, कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगी, 30 को कैंसिल करोगे 15 आ जाएगा, 34 को कैंसिल करोगे 17, तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 17। 15 अपॉन 17 करोगे दिस विल बी 0.88 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 0.88 सेकेंड। तो ये आंसर आ गया टी डैश। अब टोटल टाइम कितना लगेगा, 7.82 सेकेंड तो स्टोन को नीचे आने में लगेंगे, फिर 0.88 सेकेंड का टाइम लगेगा साउंड को ऊपर जाने में, तो टोटल कितने समय बाद उसको साउंड सुनाई देगी, इसको ऐड कर देते हैं। टोटल टाइम आफ्टर विच द साउंड कैन बी हर्ड, द साउंड हर्ड, कितने टाइम बाद सुनने को मिलेगी साउंड। सो दिस विल बी t इज इक्वल टू t प्लस t डैश। तो 7.82 सेकेंड नीचे आने में लगेंगे और 0.88 सेकेंड साउंड को वापस जाने में लगेंगे। सो टोटल टाइम विल बी 8.70 सेकेंड। तो 8.70 सेकेंड का टाइम लगेगा इसको, और यही जो है सॉल्यूशन जो है इसका आंसर गिवन है वो एनसीईआरटी के पीछे दे रखा है आपको 8.70 सेकेंड। हाँ जी अब हम लोग आते हैं 15.3 पे। तो 15.3 जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्लियरली दे रखा है कि जो स्टील वायर है वो कितने मीटर लेंथ की है, 12 मीटर उसकी लेंथ दे रखी है। तो इसका एक डायग्राम सा बनाते हैं, रफ सा डायग्राम, जिसमें आपको ये क्लियर हो जाए
कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बता रखा है एक स्टील वायर है जिसका मास 2.10 किलोग्राम है। एक वायर है जिसका आपको मास बता रखा है 2.10 किलोग्राम। ओके, इसके बाद में आपको दे रखा है इसकी लेंथ आपको बता रखा है 12 मीटर। What should be the tension in the wire so that speed of transverse wave on the wire equals to the speed of sound in the dry air? दूसरी बात आपको बता रखा है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड दे रखे 343 मीटर पर सेकेंड। अब ये बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द टेंशन। ये कह रहा है कि कितनी टेंशन इस वायर में क्रिएट करें। ये जो वायर आपको दिख रही है इसमें कितनी टेंशन क्रिएट करें, कितना खिंचाव इसमें करें कि जिसकी वजह से इसके अंदर जो साउंड ट्रेवल करेगी उसकी वेलोसिटी बढ़ जाए। और वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाए? 343 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड साउंड की किस में होती है? एयर में होती है। उसी स्पीड से इसमें क्या ट्रेवल करनी चाहिए? उसी स्पीड से इसमें ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करनी चाहिए। तो इस वायर को जब आप प्लग करके रिलीज करेंगे तो इसमें एक साउंड वेव प्रोड्यूस होगी और वो साउंड वेव की वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एम से। t इज द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड m इज द मास पर यूनिट लेंथ। तो बोल रहा है कि इसमें कितनी टेंशन क्रिएट करे कि साउंड की स्पीड के बराबर इसमें जो ट्रांसवर्स वेव बनेगी वो ट्रेवल करे। तो आपको वेलोसिटी तो बता रखी है ट्रांसवर्स वेव की 343। एयर कितनी स्पीड से, एयर के अंदर साउंड वेव कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है? 343 मीटर पर सेकंड से। तो उसी स्पीड से ट्रांसवर्स वेव मूव करेगी इसके अंदर। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब इसमें आपको टेंशन बतानी है तो फॉर्मूला तो आपके सामने है कैसे करना है इसको। अंडर रूट टी अपॉन एम होता है तो यहाँ से हम लोग टेंशन का फॉर्मूला बना लेंगे। और सबसे पहले हम इसमें लिख देते हैं कि क्या क्या चीजें गिवन है। इसमें एक चीज और गिवन है, एक चीज ये गिवन है कि वेलोसिटी जो है ट्रांसवर्स वेव जो इस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होगी वो कितनी स्पीड से ट्रेवल करेगी? 343 मीटर पर सेकेंड से। ये लिखा हुआ ट्रांसवर्स वेव ऑन द वायर इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड। ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड के बराबर है। अब इसमें सबसे पहले मास पर यूनिट लेंथ फाइंड कर लेते हैं क्योंकि उसको पुट करना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन के अंदर। तो मास पर यूनिट लेंथ यहाँ पे फाइंड करते हैं। मास पर यूनिट लेंथ, mass per unit length is m is equal to capital M upon L. M is sorry 2.10 kilogram and length is given 12 मीटर। पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड बाय आ जाएगा 00 आ जाएगा। तो ये होगा 210 अपॉन 1200। 210 अपॉन 1200 कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 21 अपॉन 120 हो गया। तो ये जो 21 अपॉन 120 है इसको जब आप डिवाइड करेंगे 120 से 21 को, सो दिस विल बी 0.175 किलोग्राम पर मीटर। दिस इज द मास पर यूनिट लेंथ। ये मास पर यूनिट लेंथ है। ओके, अब हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं टेंशन कैलकुलेट करने का। सो द फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एम, टेकिंग स्क्वायर ऑन द बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यहाँ तो v स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा t अपॉन m। सो द फॉर्मूला ऑफ द टेंशन विल बी m, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा v स्क्वायर इंटू m। दिस इज द टेंशन क्रिएटेड इन द स्ट्रिंग टू मूव द साउंड वेव विद द स्पीड ऑफ साउंड। तो ये टेंशन हम लोग इससे कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें वैल्यूज पुट करने वाला हूं मैं। वैल्यूज पुट करते हैं। द वैल्यूज आर t इज इक्वल टू v स्क्वायर। v कितना गिवन है? v गिवन है 343 और इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई बाय m। मास पर यूनिट लेंथ ये अभी कैलकुलेट किया हमने 0.175। 343 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 343 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 117649। 117649। 343 इंटू 343 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 0.715 और करना है तो मल्टीप्लीकेशन थोड़ा बड़ा होगा इसमें और ये आ जाएगा 20,588.75। लेकिन एनसीईआरटी में जो आपको आंसर्स गिवन है उसमें इसका आंसर इस तरह से दे रखा है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ये भी सॉल्यूशन ही है, लेकिन इसको हम ऐसा नहीं लिखते हैं। पॉइंट को हम लोग शिफ्ट कर देंगे, यहां से पॉइंट शिफ्ट कर दिया इस जगह पे, तो हम लोग इसको 4 डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। तो पावर कितनी इंक्रीज कर देंगे? 4 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2.05।
बाकी की जो क्वांटिटीज है उनको नेग्लेक्ट कर देंगे, ये आगे की जो क्वांटिटीज है 2.05 लिख देंगे और मल्टीप्लाई बाय लिख देंगे 10 टू द पावर 4 न्यूटन। तो ये सॉल्यूशन आपको गिवन है एनसीईआरटी में। हाँ जी, इसमें ये जो फोर्थ क्वेश्चन गिवन है इसमें बोल रहा है यूज द फॉर्मूला V इज इक्वल टू गामा P अपॉन रो ओवर रूट, दिस इज गिविंग ए सॉल्यूशन दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। मतलब कि वेलोसिटी जो है, जो साउंड की स्पीड है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है। ये आपको प्रूफ करके बताना है। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर का मतलब है कि ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है। सेकंड आपको बताना है इंक्रीज विद टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या चेंजेस आएंगे इसकी स्पीड में। फिर जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो फिर क्या चेंजेस आएंगे साउंड की स्पीड में। देखो साउंड जो है वो ट्रेवल करती है एयर के अंदर। हमें पता है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से होते हैं, ये एयर की लेयर्स होती हैं। तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस होती हैं। जब भी हम यहाँ पे एक सोर्स लगाते हैं तो वो सोर्स के कारण इसमें क्या प्रोड्यूस होंगे, कंप्रेशन रेयरफेक्शंस प्रोड्यूस होंगे। और ये जो कंप्रेशन रेयरफेक्शंस होंगे ये इस मीडियम में ऐसा ट्रेवल करेंगे। और कितनी स्पीड से ट्रेवल करते हैं, तो आंसर है ये ट्रेवल करते हैं अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड से। कब, रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे या 20 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस पे ये वेलोसिटी होती है। थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ जाती है कब, जब रूम टेम्परेचर आ जाएगा। चलो रूम टेम्परेचर ही लिख देते हैं 346 मीटर पर सेकेंड। ये साउंड की स्पीड कब होती है, तो आंसर है ये स्पीड तब होती है जब 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, मतलब कि 300 केल्विन। ओके, और ये जो स्पीड है ये न्यूटन ने कैलकुलेट की थी पहले, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। न्यूटन ने एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला था दैट स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो ये इसका फॉर्मूला था। अब इसमें इन्होंने इसमें इलास्टिसिटी की जगह पर एक वैल्यू पुट की थी, आइसोथर्मल प्रोसेस माना था और फॉर्मूला बनाया था प्रेशर अपॉन डेंसिटी का। किसका फॉर्मूला बनाया था, प्रेशर अपॉन डेंसिटी का। तो ई की जगह पे क्या लिख देते थे, ई की जगह पे पी लिख देते थे प्रेशर अकॉर्डिंग टू न्यूटन। लेकिन लाप्लास बाबा आए और लाप्लास ने ये बताया, सॉरी लाप्लास आए और उन्होंने ये बताया कि जो ई है इलास्टिसिटी उसकी जगह पर पी नहीं लिखा जाएगा, उसकी जगह पर लिखा जाएगा गामा पी। गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो गामा क्या होता है, गामा होता है सीपी अपॉन सीवी। इसको एडियाबैटिक एक्सपेंशन फैक्टर भी बोलते हैं। और डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय डेंसिटी है। तो ये फॉर्मूला है। तो ये किसका फॉर्मूला दे रखा है इस क्वेश्चन में, ये इन्होंने लाप्लास फॉर्मूला दे रखा है। लाप्लास फॉर्मूला V इज इक्वल टू गामा P अपॉन रो। अब बोल रहा है कि जो साउंड की स्पीड है ये 346 मीटर पर सेकंड, ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है, नहीं करती। अभी प्रूफ कर देते हैं। क्योंकि प्रेशर अपॉन डेंसिटी ये जो रेशियो है ये तो कांस्टेंट रहता है। प्रेशर अपॉन डेंसिटी रेशियो कांस्टेंट रहता है। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। सो वी विल यूज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन में हम लोग पढ़ते हैं पीवी इज इक्वल टू आरटी। एन आरटी होता है। अगर 1 मोल गैस को कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें हम लोग एन की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 मोल लिख देंगे। तो अगर आप इसको, चलो इसको हम लोग लिख ही देते हैं, पूरी इक्वेशन ही लिख देते हैं। सो दिस इज एन आर टी। एन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास। तो एन की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं। जब एन की जगह पर आप ये वैल्यू पुट करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा पीवी इज इक्वल टू एम अपॉन कैपिटल एम। एम इज द मास ऑफ सब्सटेंस एंड कैपिटल एम इज द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, आर टी। एम को यहां से अलग लिख देते हैं, कैपिटल एम को। और ये जो V है यहाँ पर, ये जो आपको V दिख रहा है जिसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं हम लोग। तो ये जो वॉल्यूम है इसको हम लोग इधर शिफ्ट करने वाले हैं। जब इधर शिफ्ट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखता हूँ क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा P इज इक्वल टू एम अपॉन वी एंड आर टी अपॉन कैपिटल एम। देखो कैपिटल एम डिवाइड में ही है, मैंने बस इसको इधर लिख दिया, और वी जो है वॉल्यूम को है वो डिवाइड में लिख दिया। तो यहाँ पर आ चुका है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी।
So this is mass of the substance and volume of the substance. This is called density. तो ये जो रेशियो आपको इस फॉर्मूला में दिखाई दे रहा है, इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, ये जो मास अपॉन वेलोसिटी है, मास अपॉन वॉल्यूम, इसकी जगह पर हम लिख देंगे डेंसिटी। डेंसिटी लिख देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू डेंसिटी RT अपॉन M। डेंसिटी मल्टीप्लाई में है, इसको इधर शिफ्ट कर दो, डिवाइड में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी तो फॉर्मूला बन जाएगा P अपॉन डेंसिटी, प्रेशर अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू RT अपॉन M। और RT अपॉन M क्या है, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। कब कांस्टेंट होगा, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर हमने फिक्स रखा हुआ है, मीडियम का टेम्परेचर नहीं बदल रहा, तो उस केस में RT अपॉन M भी कांस्टेंट रहेगा। R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, 8.31 इसकी वैल्यू होती है। T टेम्परेचर है, अभी हमारा रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका टेम्परेचर नहीं बदल रहा, तो साउंड की स्पीड भी नहीं बदलेगी। M होता है मोलर मास, ये जो हमारे पास आसपास गैसेज हैं उनके मोलर मास फिक्स है। नाइट्रोजन है तो उसका मोलर मास 28 यूनिट है, अगर ऑक्सीजन है तो उसका मोलर मास जो है वो 32 यूनिट है, तो ये फिक्स है, तो ये तो बदलते नहीं है। तो P अपॉन रो क्या है, P अपॉन रो कॉन्स्टेंट है, तो ये एक फॉर्मूला आ गया। तो P अपॉन रो की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ साउंड का। अब इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, P अपॉन रो की जगह क्या लिख सकते हैं, RT अपॉन M लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला तो ये होगा, यहाँ लिख देता हूं मैं, वेलोसिटी का एक फॉर्मूला तो होगा गामा P अपॉन रो, गामा P अपॉन रो, और एक फॉर्मूला होगा P अपॉन रो की जगह पे लिख देंगे RT अपॉन M। ये भी फॉर्मूला है स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम, इन एयर या इन मीडियम। ओके, अब हम आते हैं डिस्कशन पे। डिस्कशन ये है कि अगर बोलता है प्रेशर चेंज हो जाए तो स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आंसर है कि जब प्रेशर चेंज होगा तो डेंसिटी भी चेंज होगी। अब जैसे कि ये मॉलिक्यूल यहाँ पर थे, अब इस केस में ये इसका कुछ प्रेशर था इसके कारण से, और ये जो मॉलिक्यूल है जो दूर दूर हैं उसके कारण इसकी कुछ डेंसिटी है, ये है रेयरफेक्शन। और जब कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, जब कंप्रेशन होगा तो ये सारे पार्टिकल एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा और डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो जिस रेशो में प्रेशर बढ़ेगा उसी रेशो में डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली स्पीड जो है साउंड की, उसकी उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा जब आप क्या चेंज करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे। तो जब कंप्रेशन होता है मीडियम में, जब कंप्रेशन होता है तो कंप्रेशन के दौरान प्रेशर भी बढ़ जाता है और उसी अमाउंट में डेंसिटी भी बढ़ जाती है। और जब रेयरफेक्शन क्रिएट होता है, जब साउंड ट्रेवल करती है उस समय पे रेयरफेक्शन भी क्रिएट होता है, और रेयरफेक्शन के समय पे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है नॉर्मल प्रेशर से, और डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। तो जिस रेशो में प्रेशर कम होगा उसी रेशो में डेंसिटी कम होगी, जिस रेशो में प्रेशर कम होगा उसी रेशो में डेंसिटी कम होगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसमें आपको लिखना क्या है, फर्स्ट जो सॉल्यूशन है उसमें ये लिखना है कि ये बिल्कुल सही है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो यहां लिखेंगे यस, स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। क्यों है इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। कारण क्या देंगे, रीजन मैंने आपको बता दिया कि जिस अमाउंट में प्रेशर इंक्रीज होगा उसी अमाउंट में डेंसिटी बढ़ जाएगी, फिर जिस अमाउंट में प्रेशर कम होगा उसी अमाउंट में डेंसिटी कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली P अपॉन रो जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो मैंने आपको बताया भी है, यहाँ पर देखिए ये रहा, P अपॉन रो कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ना तो R बदलेगा, ना टेम्परेचर बदल रहा है, और ना मोलर मास बदल रहा है। तो तीनों ही अगर चेंज नहीं हो रहे, RT अपॉन M कांस्टेंट है, तो इसका मतलब P अपॉन रो जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब इसके बाद में हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहा है इंक्रीज विद टेम्परेचर, इंक्रीज विद टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बढ़ने से ऐसा क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से स्पीड बढ़ जाती है, क्लियर कट दिख रहा है।